बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान को दाखिली और ख़ारजी सतह पर बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल करना एक बहुत अहम और बड़ा चैलेंज है। और एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 40% बच्चे ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना, जो मैं देख रहा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 2100 कैलोरीज पर पर्सन है, वो मुयसर नहीं आता। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं मुयसर आती। और दूसरा, कीमतें यानी अफोर्डेबिलिटी, वो जो है वो खाना अपना 2 वक्त का या 3 वक्त का अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम हैं तो एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन बहुत सी तहकीक आ रही हैं कि अगर हमने सही तौर पे मनसूबाबंदी नहीं की तो पाकिस्तान को फूड इनसिक्योरिटी के शदीद किस्म के खतरात लाहक हो सकते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार कहा है कि ये बिगेस्ट चैलेंजेस में शुमार होता है, क्योंकि हमारी आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है, हमें चाहे वो गंदम है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो कॉटन है या और दीगर जो हमारी अजनास हैं, उनकी प्रोडक्शन को उसके मुताबिक बढ़ाना होगा। तो हमने आज इस सब्जेक्ट को चुना है कि इस पर हम गुफ्तगू करें और ज़रा सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे कि क्या वो इकदाम उठाए जा सकते हैं जिससे एक तो इसकी सप्लाई में इजाफा और दूसरा एक आम आदमी को सस्ते निर्खों मुयसर हो। बिल्कुल ये मानने की बात है कि इस वक्त इंटरनेशनली इन्फ्लेशन है कोविड की वजह से, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं उनकी कीमत को कैसे सही नरखों पे लाया जा सकता है, इस पे हम जरा गुफ्तगू करेंगे। और मुझे ज्वाइन किया है एमिनेंट गेस्ट ने, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सैयद फ़खर इमाम साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। आपका बहुत शुक्रिया फ़खर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, साबिक विफाकी वजीर रह चुके मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, बाय प्रोफेशन एग्रीकल्चरिस्ट है राना तनवीर हुसैन साहब। हम आपके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फ़खर साहब, मैं आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किसान कन्वेंशन हुआ, मैं देख रहा था उनकी स्पीच के जो अहम नुकात थे, उसमें उन्होंने यही कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी, और हमारी 5 से 15 साल में जो आबादी का तनासब बढ़ेगा उसके लिए हमने पॉलिसियां बनानी है। एक तो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह पस मंज़र जो है वो एग्रीकल्चर है, यू बीइंग अ फार्मर योर सेल्फ, और माशाल्लाह अब आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पे हम बाद में आएंगे। अगर सप्लाई बेहतर होगी तो आप समझते हैं कि जो आटे, चीनी, घी की कीमतें हैं उनमें भी कमी आ सकती है, और उन कीमतों को कैसे, जो किचन आइटम्स होते हैं आम आदमी को, उनको कैसे अफोर्डेबल बनाया जा सकता है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राना तनवीर साहब को भी खुशामदीद। मैं ये समझता हूँ जी कि जैसे आपने कहा, बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और रहेगा कई दहाइयों के लिए, क्योंकि जो उसके हमारे जो बुनियादी फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि तकरीबन 196 मिलियन एकड़ पाकिस्तान की टोटल ज़मीन है, रकबा जी, और उसमें से तकरीबन 50 मिलियन एकड़ ज़ेर काश्त है, और उसमें से तकरीबन 22 मिलियन एकड़ गंदम के ताबे ज़ेर काश्त है। तो हमारा जो 5 मेजर क्रॉप्स है, जिसमें गंदम, धान, कपास, गन्ना और मकई, ये तकरीबन 80% जो हमारा एरिया है उस पर काश्त होते हैं जी। अब गंदम तो है रबी क्रॉप, अब उसका वक्त आ गया है सोइंग का, बुवाई का, और उसके लिए तो हमने पूरा प्रोग्राम बनाया। पिछले साल भी ये हुआ था कि जिस वक्त मुझे ये कलमदान सौंपा गया तो अप्रैल मई का महीना था, उस वक्त गंदम का फसल हार्वेस्ट हो रहा था जी। तो पिछले साल जो हमारी गंदम आई थी 25.25 मिलियन टन, ठीक। और 1400 रुपये पे उसकी नर्ख मुकर्रर था। चंद दिनों के बाद, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अभी बात कर रहे हैं कीमतों का, तो उसके बाहर जो थी गंदम, काबुल और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान से बाहर, वो तकरीबन 2100 रुपये पर 40 kg बिक रही थी। तो हमारे यहाँ 1400 था। 1400। तो इसीलिए चंद लोग जो आप जानते हैं कि वो स्पेकुलेटिव चलते हैं, और क्योंकि हमारे ज़रूरत से तकरीबन 3 मिलियन के लगभग गंदम कम पैदा हुई, तो उनको पता था कि इंपोर्ट भी होगी, तो चंद लोगों ने इसको आप कह लें होल्ड कर लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, और फिर कुछ लोग को टेम्पटेशन होती है कि बाहर भी ले जाए।
इसके बावजूद कि हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर और फिर इंपोर्ट को भी फौरी तौर पर खोल दिया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर 14 लाख टन लेके आई और 22 लाख टन हुकूमत लेके आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। तो मतलब है कि सप्लाई शॉर्ट नहीं थी पर कीमतों का आगे पीछे मसला चलता रहा। तो इस साल हमने ये किया था कि पिछले साल की निस्बत 1800 रुपये मुकर्रर की गई पर 40 kg। जी, पर 40 kg, और हमारी पैदावार में तकरीबन 2.25 मिलियन यानी कि 27.5 मिलियन टन पैदा हुई, और ये सबसे बड़ा जंप है अगर आप पिछले 10 साल देख लें। इजाफा हुआ है। जी, पहले 25 मिलियन टन थी, अब 27 जी मिलियन टन। जी, 25.25 और फिर 27.5। ठीक। तो उसमें तकरीबन, और वही वजह है कि आज भी इस, और फिर प्राइवेट सेक्टर ने भी ख़रीदी और पब्लिक सेक्टर, फिर उसके अलावा 7 लाख टन का कैरी ओवर था पिछले साल से। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ मुल्क के अंदर 28.25 मिलियन टन यहाँ मौजूद थी गंदम। फिर उसमें से जो प्रोक्योरमेंट हुई तकरीबन 6 मिलियन टन की हुई, जिसमें पंजाब ने ज़्यादा की तकरीबन 3.8 मिलियन टन, सिंध ने की तकरीबन 12-13 लाख टन, वफाकी हुकूमत ने 9 लाख टन, और बाकी सूबों को मिला के तकरीबन 60 मिलियन टन हमारी पैदावार जो इसका ज़ख़ीरा हमने ख़रीदा। जी, स्टॉक्स थे, और अभी भी हमारे पास स्टॉक्स जो हैं काफ़ी हद तक उतने ही हैं, क्योंकि पिछले साल हमने रिलीज़ कर दी थी शुरू, क्योंकि शॉर्टेज थी। 7 जुलाई को हुकूमत पंजाब ने भी एट सब्सिडाइज रेट 1475 और केपी ने भी अपने स्टॉक्स रिलीज़ कर दिए थे, शुरू कर दिए थे कि उसको स्टेबलाइज़ किया जाए प्राइसेस को, मार्केट को। इस साल क्योंकि गंदम की फरावानी थी, कुशन था, और प्राइवेट सेक्टर ने भी 32 लाख के करीब फ्लावर मिल ने ख़रीदी। पिछले साल बहुत कम ख़रीदी थी। इस वक्त भी जो उनके पास स्टॉक है, हमारे पास जो लेटेस्ट फिगर है फ्लावर मिल्स के पास, वो तकरीबन 9 लाख टन के करीब आज भी मौजूद है। तो शॉर्टेज नहीं है। चंद जगहों पे ख़ासतौर कराची, शॉर्टेज नहीं है लेकिन ज़रा प्राइस एस्केलेटेड है। जी, वो मुख्तलिफ जगह पर है, पर ओवरऑल उतनी नहीं है जितनी के हो सकती है। और इस वक्त बैनुल अक़वामी कीमतें काफ़ी ऊपर, अगर आप कराची बाहर से मंगाएं आज तो वो 2400 से 2500 रुपये टन 40 kg वो लैंडेड कॉस्ट आ रहा है। तो इसलिए इस वक्त भी हमने वैसे 19 लाख टन की ऑर्डर भी कर दिया, उसके टेंडर्स भी एक्सेप्ट हो चुके हैं कि जो हमारे पास गंदम होगी वो हम समझते हैं कि मई जून तक हमने अपना एक इंतजाम का, जी, हमने कि वो जो पैदा हुई है हमारी, जिसके हमने स्टॉक्स किए हैं, और 19 लाख को मिलाकर जो कि और रूट है। जी हाँ। तो मैं राना साहब आपकी भी इनपुट इस पे जानना चाहूंगा। ये तमाम फिगर्स और फैक्ट फाइल फ़खर इमाम साहब ने पेश किया, आपका भी चूंकि ज़राअत से ताल्लुक है, क्या कहेंगे आप? हमारी मनसूबाबंदी ठीक है, प्लानिंग ठीक है, और जो आटा, चीनी और इसके निर्ख हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर आप तजवीज़ भी देना चाहें? शुक्रिया अनवार साहब। सबसे पहले तो मैं, जो मेरी आवाज़ वापस ठीक आ रही है राना साहब, आप बात कीजिए। नहीं, मेरी मुझे वापस आ रही है वो। अच्छा सर, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले तो फ़खर साहब को सलाम पेश करता हूँ, मखदूम साहब को। लेकिन ये बड़ी एक ऐसी तलख हमारी तारीख है ज़राअत के शोबे में, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त, जहाँ ये ज़मींदार हैं वहाँ ये फार्मर भी हैं, और बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। फ़खर साहब और तबीतन भी ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर पीछे जाएं तो पीछे की चीज़ें कुछ बेहतर हुई, कुछ होती रहीं, कभी ख़राब हुई। लेकिन हम अपनी फूड प्रोडक्शन पे जाएं, अपने उस सेक्टर पे, तो पार्टीशन के बाद हमारी हर चीज़ जो भी हमारे थे फूड के सेक्टर में, मेन जो आप कह सकते वीट था या जूट थी, उस वक्त ये सरप्लस होती थी जी। और इंडिया में उस वक्त बड़े फ़ख्र से हम कहते थे कैद पड़ा हुआ है, और एक ईस्ट पंजाब था जो सप्लाई करता था इंडिया को। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पोजीशन जो है दूसरी तरफ उल्ट हो गई, हर शोबे में हुई, चाहे वो करेंसी थी। करेंसी आपको याद होगा 2 रुपये इंडियन, जब हम कॉलेज में थे 2 रुपये इंडियन होते थे तो हमारा एक रुपया होता था।
अफगानी बोरियों में यहाँ बिक रही होती थी। जब हम कभी कॉलेज से जाते थे काबुल फिल्म देखने इंडियन, तो वहाँ पे फुटपाथ पे बोरी खुली, जिस तरह फुटपाथ पे नहीं होते जिस तरह चावल या बेचते हैं, वो पड़ी होती थी। खैर नहीं हो, ये तो बड़ी अलमनाक दास्तान है। लेकिन जहाँ एग्रीकल्चर मुल्क हो, हमारा बेस ही एग्रीकल्चर का हो, वहाँ पे हम अपनी कितनी अच्छी पैदावार दे रहे हो, वहाँ पे अगर ये हाल हो जाए, फ़खर साहब जो बात कर रहे हैं, ये सारा जमेड़ा है जो फिगर्स दे रहे हैं, ये बड़े फैसिनेटिंग और बड़े अट्रैक्टिव और बड़े इस तरह पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये नहीं है बात। अच्छा, हकीकत मैं बता रहा हूँ, शायद उनके इल्म में ना हो, बड़े जिम्मेदार हैं, ऊपर रहते हैं, लीड क्लास है, लेकिन जहाँ नीचे मैंने देखा कि इन्होंने लोगों के घरों से गंदम निकाली, ज़बरदस्ती निकाली, कोर्सम मैयर से एक आगे जो स्टेप है, लोगों पकड़ पकड़ के चित्तर मार मार के पुलिस में ली। फ्लोर मिल ने अगर फ्लोर मिल ने खरीदी या प्राइवेट तौर पे, तो उनसे ली इन्होंने। मुझे पता है मेरे इलाके में जितनी फ्लोर मिल है, जिस तरह उन्होंने ली, जिस तरह अगर किसी के पास 10,000 बोरी स्टॉक की थी तो उसने कहा कि नहीं तुम हम 20 दोगे। कुछ लोगों ने मार्केट से खरीद के उनको सप्लाई की फूड डिपार्टमेंट को, अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो आज ये रिलीज जो कर रहे हैं, ये रूरल जो हमारे तरह के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 10 बोरी पर वो जो होती है ना बॉडी, वो कर रहे हैं। शहर में हाँ ये 40 बोरी मैंने सुना कर रहे हैं बार बॉडी। और फिर वो गई एसोसिएशन के जो सदर सेक्रेटरी हैं, जो चंद लोग हैं, वो मिलते हैं अफसरों से, बेनिफिट लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक, ये बड़ी अलमनाक दास्तान है। अब ये कहते हैं कि जी हमारे पास बड़ा स्टॉक है। स्टॉक तो आपने रखा हुआ है, लेकिन उन लोगों ने स्टॉक को चाटना है जब लोगों को फ्लोर मिल को मिलेगा ही नहीं। फ्लोर मिल में भी के 10% इसलिए आप समझते हैं इसलिए जिनके निर्ख पास बढ़े हुए हैं जी, इसलिए आटे के निर्ख बढ़े हुए हैं, आप समझते हैं सप्लाई कम होने की वजह से? 100% मैं उस पर भी आता हूँ। मसला ये है कि मैं पहले तो उनकी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। जो नीचे मैनेजमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, वो 100% गलत कर रही है। उनको एक बस बादशाह बैठे हुए, कोई मरे या भूखा मरे, वो जो मर्जी करे, लेकिन हमने गंदम रिलीज नहीं करनी, हमने गंदम देनी नहीं, हमने थोड़ी सी देनी है, हमने अपने पास रखनी है, चाहे चूहे खा जाए, चाहे वो ज़ाया हो जाए। या साहब ऑर्डर कराए ना स्पेशल, तो उनको पता चलेगा कि कितनी लाखों टन जो है वो या है नहीं है, स्टॉक शॉर्टेज होगी, या चूहे खा गए, या किसी और जगह पे गबला हो गया। तो ये चीज़ें तो वहाँ स्टॉक है, पता ही नहीं, कर ही नहीं सकते। ये इनके पास ना तो स्टोरेज के लिए इतनी कैपेसिटी है। कहने का मकसद है कि इस वक्त टोटल जो चीज़ें हैं वो ख़राब हुई हैं। प्रोडक्शन वो उस तरह नहीं है जिस तरह ये बात करते हैं। मैं भी वीट का, हमारा इलाका ये भी लगाते हैं, इनका बड़ी फर्टाइल ज़मीन है। मसला यह है, मैंने अगले दिन इनसे बात की थी। फॉर्चुनेटली ये हमारी खुशकिस्मती है कि फ़खर साहब फूड सिक्योरिटी के वज़ीर बन गए। आई वॉज हैप्पी कि यार एक रेलिवेंट बंदा, एक बहुत ज़बरदस्त बंदा, करैक्टर वाइज सारा ठीक बन गए। हमारी एक कमेटी से बनी थी, उसमें पिछले साल की प्राइस फिक्स करनी थी। थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी ताकि फ़खर साहब, मैं इसलिए मैंने आपको भी कहा था फ़खर साहब है, बड़ा अच्छी बात है, ताकि कुछ बातें हो जाएंगी, मे भी कि कुछ बेहतरी आ सके। तो वहाँ पे बात इन्होंने भी रिकमेंड किया कि 1600 रुपया होनी चाहिए तमाम कैलकुलेशन की। वहाँ पे डायरेक्टर आए थे, कुछ पता नहीं कौन कौन से डायरेक्टर थे जो इस साइड को कवर करते हैं, सिंध का दूसरा। इन्होंने कन्फ्रंट किया, इन्होंने उनको क्वेश्चन किया, यार ये तो तुम गलत बातें कर रहे हो, 100% तुम खर्चे जो डाल रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो, ये सारी फजूल बात कर रहे हो। लिहाजा इन्होंने 1600 पे ये बजिद थे। हमारी एक स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, उस पर भी ये हुआ, लेकिन 1400 पे ये बड़ी मुश्किल से मेरा उस पर टले। अब 1800 कर दी, लेकिन हुआ क्या, अनवार साहब जो 250 रुपये की DAP की बोरी थी, अब 7200 रुपये है। और पता है फ़खर साहब को, जो DAP थी वो अब मेरा 2500 या 250 की है, जो 1200 रुपये पे थी। ठीक, इनपुट कॉस्ट बढ़ तो गई। अब ये अद्वियात जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक, जो बिल बिजली के हैं, ट्यूबलों के हैं, जो ट्रैक्टर 7 लाख से 15 लाख का हो गया, जो डीजल की कीमत है, जो लोगों की थोड़ी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो ये चीज़ें, एक मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान को क्या प्लस पॉइंट है कि 60-70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक इस शोबे से तल्लक रखती है।
और वो कार में उनके थोड़ी थोड़ी गंदम या कोई चीज़ें पड़ी होती हैं जो वो खाते हैं। वो प्रेशर गवर्नमेंट पे नहीं है। सबसे एजिटेशन ना होने की वजह ये है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो शहरों में जिनको पिंच है इस महंगाई की ज्यादा, ये फूड जरा इस पे आप आते शहरों पे आते राना साहब, आपने जो अहम नुकात उठाए शहरों थोड़ा सा उसको कर रहा हूँ कि असल जो वजह है, लेकिन वहां जो हाल देखे वो इतना बुरा है, लोग आटे की लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। ठीक, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट साइड है इसका जवाब ले लेते हैं फखर इमाम साहब से। आपने नहीं, दोनों हैं, दोनों नायब में चलेंगे ना, आपने शोबे तकसीम कर दिया जो वैसे इंटरलिंक्ड है, रिसर्च है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसी भी रहे तो यही है कि प्रोडक्शन भी नहीं उतनी हो रही। और एक बात करते हैं, मैं हैरान हूं वजीरों से कि जी किसान की जेब में बड़ा पैसा गया, 1100 अरब रुपए कहते हैं। जरा ये मैं फखर साहब बताइएगा। जी जी, मैं आता हूं सर आपके पास। जेब में कितना पैसा गया इनसे पूछ लें। चलें जी, फखर साहब चूंकि हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी जानिब से भी कहा 1100 अरब रुपए जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में की है। राणा साहब ने एक और तस्वीर का रुख दिखाया है बड़ी तफसील से। आपके तो बड़े मोतरफ है, लेकिन जो काम हो रहा है उसकी जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है, उसमें कहते हैं बहुत बड़े बड़े नकाइस हैं। क्या कहेंगे सर, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए ना जी, ये इसमें दो मुख्तलिफ पहलू हैं। हमारी जो वफाक का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे दो पहलू हैं। हम पॉलिसी फ्रेमवर्क, हमारी जिम्मेदारी है डायरेक्ट 18th अमेंडमेंट के बाद जी, और दूसरा जो है वो तहकीक रिसर्च जो वफाक की सतह पे कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं सूबाई हुकूमतों के साथ, ठीक, और हमारी उनके साथ तकरीबन हर हफ्ते ऑनलाइन हमारी उनसे गुफ्तगू भी रहती है। कई दफ़ा प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ में अज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं और कई दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर साहब उसके बैठते हैं। आज क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बाहर थे तो मैंने खुद उस मीटिंग को लिया। अच्छा, आध घंटे की होती हैं जिसके ऊपर हर हफ्ते कम से कम एक दफ़ा कोशिश की जाती है, और वो वीकली जो SPI होती है हमारी प्राइस इंडेक्स, उसको लिया जाता है, और वो जो हमारी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है वो डेटा कलेक्ट करके और वहाँ पेश करती है। फिर उसकी एवरेजेस जो होती हैं उसका फिर हम मवाजना करते हैं। तो अपनी जगह वो होगा जो ये बात कर रहे हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा गंदम की शॉर्टेज नहीं है जैसे शायद पिछली दफ़ा कुछ चंद जगह पे ज़्यादा थी, और कीमतों में वो उतना फ़र्क नहीं है जितना था। मिसाल के तौर पर आप पंजाब को ले लें, सिंध की जो आज हमें फिगर्स दिए गए थे उसमें उनकी कीमतें, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। गवर्नर सिंध का बयान चल रहा था, इमरान इस्माइल साहब का, वो बता रहे हैं कि उनकी कुछ 70 रुपए फी किलो मिल रहा है आटा, और पंजाब में 55-50 रुपए मिल रहा है। नहीं, पंजाब में भी 60 के करीब है, बट उनका हमारे से काफ़ी हद तक ज़्यादा है कह रहा हूं। क्योंकि उसकी एक डायरेक्ट वजह ये है, और यही हमने उनके सेक्रेटरी फूड से आज पूछा, हाँ, कि आपने जो रिलीज पंजाब ने शुरू कर दी है पिछले 20 दिन से, वो आप क्यों नहीं शुरू कर रहे? उन्होंने कहा हमारी काबीना ने फैसला किया है कि वो 16 जो 3 दिन के बाद हम अक्टूबर जी शुरू कर देंगे। तो वो ये भी तो एक तरीका होता है ना। पर ये बात जो राणा साहब कह रहे हैं 22 लाख टन एक साल में इजाफा होना, ये हमारे ऑफिशियल फिगर्स हैं, कोई मेरे नहीं है, मैं और उससे फ़र्क भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो पिछले साल फ्लावर मिल्स के पास इतना ये जो था स्टोर नहीं था गंदम का, जो आज भी वो दिखा रहे हैं। और हमारा जो अब नया पोर्टल बना है उसके ऊपर तकरीबन डेली फिगर्स आने शुरू हो गए। आप लोगों ने एक पोर्टल बनाया? जी जी, पोर्टल बनाया हमारा, उसका अभी तक सिर्फ वीट के लिए, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे क्रॉप्स के लिए भी हम उसके ले आएंगे। तो उसमें जो हमारे फिगर्स आ रहे हैं कि अभी भी चंद हज़ार टन प्राइवेट सेक्टर अभी भी मार्केट से खरीद रहा है। तो अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी ना हो तो कैसे खरीदेगा? और अभी हमारी इम्पोर्टेड वीट आनी भी नहीं शुरू। पिछले साल की 3 लाख टन जो रह गया था वो थोड़ी सी उसमें से 3.25 लाख टन है ये, पर वो पास्को के पास से भी ज़्यादा पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ गंदम पैदा हुई उस हद तक कि अभी तक वो खरीदारी मार्केट से भी खरीद रहे हैं। ये जो उन्होंने बातें की है मेरा ख्याल में ज़्यादा पिछले साल पे लागू थी, जब उन्होंने ये पाबंदियाँ ज़्यादा लगा दी थी और टारगेट भी ज़्यादा रखा था। पिछले साल पंजाब ने टारगेट 45 लाख टन का रखा था और तकरीबन 40 लाख टन उन्होंने पूरा किया, और वो भी दिक्कत से, क्योंकि उतनी पैदावार नहीं थी। पिछले साल पंजाब की पैदावार 19.5 मिलियन टन थी, इस मरतबा 20.9 मिलियन टन, यानी कि 14 लाख टन वाफिर गंदम पैदा सिर्फ पंजाब ने किया। यही वजह है कि आप देखते हैं कि ये जो
डिफरेंस आ रहा है पिछले साल और इस साल का कि वो इसकी गंदम की अवेलेबिलिटी है, पर चंद जगह पे जहाँ के हो सकता है कि मूवमेंट आगे पीछे करते हो वहाँ थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट की भी बात की राना तनवीर ये साहब बहुत ने। रेलेवेंट उन्होंने बात कहा कि जी पेस्टिसाइड, डीजल, ये इन्होंने ट्रैक्टर, ये बुनियादी बात की है और इसमें इसका ताल्लुक ज़्यादातर इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ है। मिसाल के तौर डीएपी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जिसे आम जबान में खाद कहते हैं। जी खाद फॉस्फेटिक खाद कहते हैं ना, ठीक। क्योंकि 3 मेजर किस्म की खादें हैं, फॉस्फेटिक, ठीक है, नाइट्रोजनस जो यूरिया और इस किस्म के अमोनियम नाइट्रेट, और ये फिर होती है पोटैश। ठीक है, ये 3 मेजर खादें हैं, फिर माइनर एलिमेंट्स भी साथ होते हैं, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कैल्शियम वगैरह। अच्छा, मेन बात यह है कि वो जो खाद, ये जो बिल्कुल दुरुस्त बात की, वो 10 साला इंटरनेशनल प्राइस उसकी $700 पर टन चली गई है। उसकी डायरेक्ट वजह ये है, ये इंटरनेशनल प्राइस, क्योंकि हम 70% फॉस्फेटिक खाद जो है इंपोर्ट कर रहे हैं कई सालों से, 70%, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। उसके लिए हमने सब्सिडी मंजूर भी हो गई है हमारी ईसीसी से भी और काबीना से भी। वो 8 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, 8 अरब सूबाई हुकूमतों का जो उनका फॉर्मूला बनता है। तो वो 16 अरब हम खाद की इसी वजह से ये फॉस्फेटिक और वो। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात कि यूरिया पाकिस्तान में 1700-1800 का बैग मिल रहा है इस वक्त, और ये 6700 का डीएपी। दुनिया में इस वक्त अगर आप खाद बाहर से इंपोर्ट करें आज यूरिया की, उसकी कीमत 7600 रुपये चली गई है, यानी कि 5800 to 6000 रुपीज़ हमारे जो काश्तकार को यूरिया मिल रही है वो कम है। अब वो कितने 100 अरब बनता है उसका आप मल्टीप्लाई कर ले, तो ये एक हमें इंटरनेशनल बात, हमारी ये बात दुरुस्त है। दूसरा कि एडिबल ऑयल की कीमत भी बढ़ी है, और जो हम, क्योंकि एडिबल ऑयल हम $3 अरब से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। सर यहाँ क्यों नहीं बनता? ये 30 साल से कोशिश हो रही है, ये पहला साल है कि हमने उसकी, हमारा जो पहले होता था कि 70% हम इंपोर्ट करते थे, 25% अप टू 30% हम लोकल। उसमें हमारा जो कॉटन का था ना जी, कॉटन सीड, उसको जब क्रश करते थे उसमें आपको एडिबल ऑयल मिलता था। वो हमारी कॉटन की पैदावार कम हुई, इसलिए नहीं, उसका सारा तो नहीं, पर वो जो उसका जो क्वांटम 10% के करीब वो हमें खत्म हो गया। वो नुकसान हुआ। बट आज 88% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त हम 75% करते थे। बट उसके अलावा हमने एक और इस दफ़ा काम किया, पहली दफ़ा, और वो ये है कि सोयाबीन, अब हम सोयाबीन भी इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि दुनिया में 5 मेजर ममालिक हैं जो सोयाबीन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया। हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में सोयाबीन लग रहा है कई सालों से, पर उसको हमने बाहर नहीं लेकर गया। ये पहला साल है कि मैंने उनको कहा रिसर्च वालों को कि उनको लेकर जाएं, आप लेकर जाएं। एक और आम नुकता आपने उठाया था सिंध के हवाले से, आपने कहा, और आज गवर्नर साहब ने भी कहा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ मौजूद है नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वजीर हैं सिंध से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। नासिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आपसे बहुत माजरत, क्योंकि गुफ्तगू हो रही थी और एमिनेंट सीनियर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है, इसलिए मैंने मुगल नहीं किया, लेकिन आपसे बहुत माजरत। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर बताइएगा, सिंध 16 अक्टूबर से अपनी गंदम रिलीज कर रहा है, इस डेट की कोई खास वजह रखी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी, हमेशा हर साल जो हम लोग कोटा देते हैं फ्लोर मिल को, जो रिलीज करती है हमारा डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, जी जी, वो हमेशा अक्टूबर में हर साल, ताकि जो 5 माह है वो कंट्रोल रह सके, आटे की कीमत उसको कंट्रोल किया जाता है। और इस साल भी हमने अपने काश्तकारों को ज्यादा इंसेंटिव दिया। अच्छा। और जो रेट मुकर्रर किया गंदम का 2000 रुपए मन के हिसाब से, और फेडरल गवर्नमेंट या दीगर सूबों में पहले 1600, फिर उन्होंने 1800 किया। तो जैसे एक आम आदमी को बोरी जो है 2.5 मन की, हमने तो दिया उस पर कोई 5000 और कुछ 100, और पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 4000 कुछ 100 था। लेकिन अब इन्होंने इंपोर्ट जो किया है वो कोई 6000 प्लस में किया। तो हम तो ये कह रहे थे कि अपने काश्तकार को इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है गंदम लगाए। आपने देखा होगा कई साल पहले, मेरे इंतहाई मोहतरम है फखर साहब, मेरे सीनियर हैं, हमें हमेशा इनकी इज्जत की है, कि पहले भी इनको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के जमाने में भी
गंदम को इंपोर्ट करना पड़ता था। और यहाँ पे मैं नाजिम था, हमें याद है कि स्टॉल लगाए जाते थे, बड़ा भाग दौड़ करके लोगों को आटा जो है वो फराहम किया जा गया और फिर इंपोर्ट की गई गंदम। बाद में जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायत दी और प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने रेट बढ़ाए। रेट बढ़ाने से गंदम के लोगों में, जो हमारा काश्तकार है, जमींदार है, किसान है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और फिर बम्पर क्रॉप्स आई और हमें बजाय इसके कि हम इंपोर्ट कर दें, हमें एक्सपोर्ट करने लगे। अच्छा, ये अभी भी आप देखें, गुज़श्ता साल हम सब ने गंदम को एक्सपोर्ट किया है सब्सिडी देके, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की अहकामात थे जिसमें तमाम प्रोविंसेस, खासतौर पर 2 प्रोविंसेस होते हैं, पंजाब और सिंध, तो हमने सब्सिडी दी उनको, एक्सपोर्टर्स को, और अपनी गंदम एक्सपोर्ट की और बाद में नाकिस गंदम हमने महंगे दामों में इंपोर्ट की। ये पॉलिसी थी मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से सबको परेशानी हुई। अच्छा, ये लास्ट ईयर का शाह साहब आपने बताया, इस साल का मुझे बताइएगा। इस साल बताया जा रहा है कि वीट की बम्पर क्रॉप हुई है, तो आप समझ, और इस हवाले से बताइएगा कि इस साल की क्या सिचुएशन। दूसरा, रेट का डिफरेंस है, पंजाब में जो रेट है वो बताया जा रहा है 50 रुपए फी किलो है और सिंध में 70 रुपए फी किलो आटा मिल रहा है, कुछ इस हवाले से बताएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ पे भी रेट कम है। जो फाइन आटा है वो है महंगा, 66 उसकी एक्स मिल प्राइस है, और मार्केट में 68, कहीं पे जो बड़े स्टोर हैं, आपको पता है वैसे ही कराची के स्टोर जो बड़े स्टोर हैं वहां पे चीजें महंगी होती हैं, वहां पे 70 है। 70 इसी तरह आपको लाहौर में भी कुछ स्टोर्स पे यही प्राइसेस मिलेंगी। हम इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं ताकि इसको वापस लाया जाए। जो आप बात बता रहे हैं कि 55 रुपए में, आप बताएं क्या पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में 55 रुपए में आटा मिल रहा है? बलूचिस्तान में है, केपी में है, यहाँ जहाँ पे सबसे बड़ी क्रॉप उतरती है पंजाब में, वहां पे 55 रुपए है? नहीं है। लेकिन होता क्या है, आ क्या रहा है? देखें, फखर साहब तो बड़े सीजन हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन दीगर जो वफाकी वज़रा साहिबान हैं या इनके तर्जुमान, वो सारा मलबा सिंध पे डालते हैं। अगर आटे की शॉर्टेज पंजाब के किसी भी शहर में है, केपी में है, बलूचिस्तान में है, आटा महंगा मिल रहा है, तो क्या ये सिंध वाले जो है ना वो रिलीज नहीं कर रहे? वो भाई सिंध में, सिंध वालों का तो सिंध में ही सारा सिलसिला हो ना, दीगर सूबों से हमारा क्या था? इस दफा भी देखें, बम्पर क्रॉप हुई जिसमें पंजाब में ज्यादा जाहिर है वहां पे उतनी बम्पर क्रॉप थी। लेकिन हो क्या रहा है 2 साल से कि ये सारी गंदम स्मगल हो रही है, और जो हमारे अपने जो जरूरत है हमारे जो पाकिस्तानियों की, उसको हम प्रॉपर तौर पर संभाल नहीं सक रहे। अब इसमें सूबाई हुकूमतों का क्या कसूर? न पंजाब हुकूमत का कसूर है, न केपी का, न बलूचिस्तान का। जो बॉर्डर है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास। ये आम नुकता है, इसमें मैं जरा आपकी इजाजत से इंटरवेंशन लूंगा। फखर साहब, स्मगल हो जाती है, इसको रोकना चाहिए आप समझते हैं, ताकि जो अगर इशू बनता है शॉर्टेज का या कीमतों का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये तो नासिर शाह साहब के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट, आप लोगों के परव्यू में आता है ना? नहीं, बिल्कुल आता है परव्यू में, क्योंकि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो वफाक की जिम्मेदारी है, और उसमें 3-4 ऐसे इदारे हैं जैसे कस्टम्स है, बॉर्डर पुलिस है, और लोग जो इस चीज़ को देखते हैं। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो हुई होगी। अब ये नहीं पता कि किस हद तक हुई, क्योंकि पिछले साल जो हमारे मुल्क के अंदर जो रेट था वो 1400 था। जैसे मैंने कहा कि उस वक्त काबुल में रेट 2100 के करीब था, तो वो शुरू में, तो कुछ ना कुछ तो निकला होगा, ये कोई नहीं कह सकता कितना निकला। और ख़ासतौर हमारे जो 2 मेन बॉर्डर्स हैं, चमन और ये तोरखम, यहाँ से, और फिर छोटे भी हमारे एग्जिट पॉइंट्स हैं, उसमें कोई ना कोई यकीनन हुई होगा। बट हमने पूरी कोशिश की, और अलर्ट तो हम करते थे। जब भी हम पूछते थे इन लोगों से तो वो कहते थे कि नहीं जी ये नहीं है तो फलां नहीं है, वो तो अपनी जगह। पर इस साल मैं समझता हूँ कि इंपोर्ट भी अभी तक हम तो यही सोच रहे हैं कि हमने जो ऑर्डर कर दिया वो सही है, और उतना ही हमें करना चाहिए। 19 लाख टन पिछले साल हमने 36 लाख टन की थी, 1.9 मिलियन टन फॉर दिस ईयर। हालांकि हमने इजाज़त ले ली थी अप टू 3 मिलियन टन, ठीक है, बल्कि 4 मिलियन था कि उसमें प्राइवेट सेक्टर ने एक दाना नहीं, क्योंकि उनको नहीं नज़र आ रहा फिलहाल कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले साल उन्होंने
इसी जहन के साथ इंपोर्ट की थी कि कि उनका उसमें उसमें प्रॉफिट उनको बहुत नजर आ रहा था, Margins तो वो आज वो पोजीशन नहीं है। और हमारे पास स्टॉक भी है काफ़ी, क्योंकि वो इस दफ़ा रिलीज पंजाब ने जो लेट किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, नॉर्मली वो भी सितंबर में करते थे आगे। और नासिर शाह साहब बता रहे हैं सिंध में हमेशा सिंध अक्टूबर में होती जी है। जी, उनका भी पहले पंजाब में भी यही था, पर पिछले साल क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि वो कीमतें मार्केट में गई थी, तो हम उनको जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए रिलीज पहले शुरू कर दी थी। अब ब्लेम गेम में पड़े बगैर मैं राणा साहब आपसे जानूंगा, फिर नासिर साहब ये सवाल आपके लिए भी और फखर साहब के लिए। सर ये बताइए, ये तो आटे पे बात कर ली, क्या वजह है कि हम ज़राई मुल्क हैं, दालें हम सारी इंपोर्ट करते हैं, चीनी जो है वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो आप लोग भी माशाल्लाह इक़्तिदार में रहे 5 साल, राना तनवीर साहब, नासिर शाह साहब, आप लोग भी सेंटर में भी रहे, थर्ड टर्म आपकी सिंध में भी है, फ़खर साहब की जमात भी इस वक्त इक़्तिदार में है। क्या वजह है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री बेस होने के बावजूद दालें इंपोर्ट करते हैं? या एग्रीकल्चर लैंड है, क्यों नहीं हम इंसेंटिव देते कि दालें यहाँ पर जो है वो बने, यहाँ पर उगाई जाएं और लोग हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारा ज़र मुबादला उस पर खर्च ना हो? राणा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। देखिए अनवार साहब, नासिर शाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी वो टू द पॉइंट बातें थी जी जी कि इंपोर्ट हम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं, यही बात चीनी में है। लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इस पर आता हूँ कि क्या वजह है। वजह यह है कि यहाँ जो रिसर्च का जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है 18th अमेंडमेंट के बाद भी, जी जी, फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का इनका रिसर्च के जितने हमारे इदारे हैं, उन्होंने ओवर ए पीरियड 60s के बाद, जो मुझे थोड़ा सा पता है एज ए एग्रीकल्चर होते हुए, कोई काम नहीं किया। 1% मैं भी बताऊं, कोई बीज नहीं आया भी है तो वो भी बिल्कुल इंडिया से ला के इधर ग्रो कर लिया और वहाँ से आगे फैला दिया। ये बड़ी एक दर्दनाक बात है। फिर मैं कहूँगा कि रिसर्च ऐसा डिटेरिएट हुई है, हमारे रिसर्च के अदारे बंद हो गए हैं, हमारे रिसर्च के रिडेंडेंट हो गए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां भी हैं राणा साहब, फैसलाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पेशावर में है, यकीनन सिंध में भी होगी। तो सुबह इनकी मैं बताता हूँ, ये बात इनकी, ये मैं इन पे तो सिर्फ लागू नहीं करता, लेकिन ये मैं ओवर ए पीरियड बात कर रहा हूँ 60 के बाद, चाहे वो काला शाह काकू हो, चाहे वो जरी यूनिवर्सिटी हो, वीट का वो फैसलाबाद वाले हो, चावल हमारे इलाके का काला शाह काकू में है, इधर ये हमारी पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल एक बनी हुई है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, वो एक माफिया के सुपुर्द की हुई है। ये मिनिस्टर है, फखर साहब शरीफ आदमी है, इनको पता होगा, चेयरमैन वहाँ फराडिये लगे हुए हैं, करप्ट तरीन लोग हैं। मेरे पास केस आते हैं, इतने लसन कोई 10 करोड़ का खा गया है, ये कोई उधर कर गया, कोई वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई फिर एक्सटेंशनें उनकी जाती हैं। यार ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ? क्या अगर हम जरी मुल्क हैं, उसको तबाह बर्बाद करके हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ बचत, मैं आपको बताऊं, अगर पास्ट में जहां 0 GDP हमारी गई तो किसी ने संभाला दिया तो एग्रीकल्चर सेक्टर था जी। मैं आपको बता रहा हूं, ये पीपल्स पार्टी के जमाने में ही था। वो ठीक कहते हैं, वहां किस तरह सरप्लस होगी, किस तरह एक्सपोर्ट होगी, बिकॉज के इंसेंटिव दिया। वो तो इंसेंटिव एक था ना प्राइस का, लेकिन रिसर्च की सपोर्ट तो पीछे है ही नहीं। रिसर्च हुई इंडिया में, रिसर्च हुई बाहर की दुनिया में। अच्छा, ये मैं आपकी इजाजत से नासिर शाह साहब से पूछता हूं। मेरी बात सुन ले, आप अनवार साहब अगर टाइम देते हैं मेरी बात सुने। ये बात कर रहे थे अब एडिबल ऑयल की, जहां हम गन्ना वहां कर देंगे जहां हमारी कॉटन होती थी, क्या हमें खुदा के लिए ये माफिया, ये जो जितने जिनकी शुगर मिले हैं, मैं हूं तो मैं तो सबको जब्त कर लूं, उनको खत्म कर दूं। तो क्यों नहीं किया जब इख्तियार में थे? मेरी बात सुन ले, मैं काम का पॉइंट देना इनको, फखर साहब को एवेल्युएट करें, क्या हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा इंपोर्ट चीनी करने पे लगता है या एक्सपोर्ट कॉटन करने पे, एडिबल ऑयल यहाँ पैदा करने से जो वो ज्यादा बचता है, या हमें फेवरेबल रहता है हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस जो है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक रहता है जी। ये कभी किसी ने किया ही नहीं कि हम जो चीनी बाहर से मंगवा लें तो वो बेहतर है, या इन माफिया को पैसे दें और कॉटन जो है वो खत्म हो जाए, हमारे मुख्तलिफ जो सारा एक चीज़ है वो पानी खत्म हो जाए, और जोनिंग भी नहीं हम कर सके। यहाँ की हाफजाबाद की मिलें उठा के वहाँ रहीम यार खान पे चले गए लोग। तो हमारी
पॉलिसियों की इंतहाई बदकिस्मती ठीक, से हम ये आप पे सर आता कि मैं और आज राणा साहब आपकी इजाजत से नासिर साहब को भी इनपुट ले लेता हूं, फिर फखर साहब इसका जवाब देंगे। नासिर शाह साहब सर बताइएगा, रिसर्च सिंध में किस हद तक सर माशाल्लाह बड़ी जरखेज जमीन है, दालें, चीनी, गन्ना, सर इसमें सरप्लस हम क्यों नहीं बन पाते खुद से, क्यों हमें दूसरी तरफ देखना पड़ता है? नासिर शाह साहब, नासिर शाह साहब है हमारे साथ? मेरे ख्याल में उनसे रात दोबारा करते हैं। फखर साहब इस पे जरूर जवाब दीजिएगा सर। जो राणा साहब तो कह रहे हैं जो रिसर्च में लोग लगे हुए हैं वो भी माफिया है। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान के रिसर्च का ताल्लुक है वो पाकिस्तान के हुकूमत हमारी वफाक की भी कर रही है और सूबाई हुकूमतों का भी बहुत ही लंबा चौड़ा रिसर्च का निज़ाम है। बिल्कुल, और सूबाई हुकूमतों का भी है, सिंध का भी है, बलूचिस्तान, बल्कि 500 के करीब मुख्तलिफ इदारे रिसर्च के हैं। ये बात ठीक है कि कुछ आदमी हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं अच्छे, वो हकीकत है। पर उसके साथ हमें देखना ये है जो कि नहीं अच्छी उनकी छांटी नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल होगी, इंक्वायरीज भी हो रही हैं, शुरू हो रहा है काम, अच्छा, और वो साथ साथ चलता है। पर आपको पता है ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, साइंटिफिक इश्यूज होते हैं, तो उसमें देखना पड़ता है, कमिटीज़ बनती हैं, फिर उनको इवेल्युएट करती हैं। क्योंकि मैंने आते ही जैसे ही मैंने कलमदान लिया था तो मैंने FAO को एक ख़त भेजा था कि आप हमारी एवेल्युएट करें रिसर्च का जो सिस्टम है और हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिसर्च है। वो अभी तक उन्होंने कहा जी कोविड हो गया और जो हम चाहते थे 3 आदमी मेन वो आ नहीं सकते, और फिर जब तक वो आ नहीं सकते हम नहीं कर सकेंगे। मेरी फिर उनसे पिछले 8 हफ्ते से ये गुफ्तगू चल रही है। उन्होंने हमें कहा कि हमने आउटलाइन बना ली है वगैरह वगैरह। वो जैसे होता है कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें पीछे हट गई हैं। पर बुनियादी तौर पर 2 किस्म की रिसर्च होती है। एक होती है फंडामेंटल बेसिक रिसर्च जिससे बहुत ब्रेक थ्रू मिलता है हर मुल्क को। पाकिस्तान में उस किस्म की रिसर्च ना होने के बराबर है। हमारे पास जो रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च है, और उस अप्लाइड रिसर्च के तहत हमने कुछ मेंटेन भी किया है कुछ, और कई चीज़ों में हमने इम्प्रूवमेंट की है, पर उस हद तक नहीं की जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन ने की है, चाइना ने की है, जापान ने की है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने की है, नॉर्थ अमेरिका ने की है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया। पर हमें जब तक हम अपना ह्यूमन रिसोर्स को नहीं उस लेवल पर लेकर जाएंगे। आज भी मैं एक वेबिनार पे था और वहाँ यही बात हो रही थी कि हमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर जो हमारी ये जो आपने 5 हमारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, जब तक उनका हम करिकुलम कंपेटिटिव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर नहीं लेकर आएंगे हम नहीं उस सतह पर पहुँच सकेंगे। हमें कुछ लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में उनको ले भेजना चाहिए, जैसे चाइना ने किया था आज से 40 साल पहले, और आप देखते हैं कि वही लोगों ने आके चाइना को टोटल रिफॉर्म कर दिया। हमें भी चंद लोग ऐसे भेजने चाहिए जो कि उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वापस आके फिर हमारे अपने, क्योंकि कब तक अब हर वक्त कंसल्टेशन पे जाएंगे और कंसल्टेंट्स के ज़रिए नहीं, हमें अपने बच्चे और बच्चियाँ जो होनहार हैं, सिफारिश जिनकी नहीं है बट एक्चुअली मेरिटोक्रेसी के ऊपर, उनको हमें सेलेक्ट करना। हम इस प्रोसेस की तरफ आज भी इसी पे गुफ्तगू हो रही थी। 4 ममालिक में स्कॉलरशिप्स आई हैं फॉर दैट, और चाइना में इस वक्त हमारे तकरीबन 28,000 स्टूडेंट्स चाइनीज़ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त हमारे 28,000 वहाँ हासिल कर रही है। फिगर उन्होंने वाइस चांसलर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने दिया। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उस तरफ तवज्जो, क्योंकि बुनियाद चाहे रिसर्च की हो, चाहे एक्सटेंशन की हो, चाहे फार्मा की अपनी एबिलिटीज़ जो है उसकी कैपेसिटी ऑफ जिसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना तभी होंगी जब हमारा वो मयार हमारे ह्यूमन रिसोर्स का होगा। क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता, वो जाकर देख नहीं सकते कि क्या डिजीज़ है, इसको किस तरह कौन से इसको डोज देना है, किस तरीके से देना, तब तक वो एक ये ओवरऑल में होलिस्टिक पिक्चर लेकर और इस तरफ हम इंशाल्लाह जाने की कोशिश फखर करें। साहब ये तो आपने होलिस्टिक, मैं इसी जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है जमशेद चीमा साहब ने आप ही की वजारत में प्राइम मिनिस्टर साहब के मामले खसूसी उन्होंने बताया कि अब आप लोगों ने चीनी का रेट एक मुकर्रर कर दिया, 89 रुपीज़ है या 80 रुपीज़ है, और वो कब से मिलना शुरू होगी ताकि लोगों को भी थोड़ा सा इस हवाले से मिले। मुकर्रर किया उस हवाले से ज़रा बताएंगे। ये 89.75 89.75 पर किलो, मतलब लगभग 90 रुपए। जी हाँ जी हाँ। अब उसके ऊपर वो लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चले जो गए। मेरी इतला है, तो वहाँ आज ही ये बात हो रही थी, वो जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी थी, तो इसलिए उनको ज़रा वो रुकावट पड़ी है क्योंकि वहाँ वो अमलन जो है वो 100 और पता नहीं कितने रुपए की बिक रही है। 10 तो जी 107 या 8 कह रहे थे। अच्छा, तो इसलिए वो कोशिश यही हो तो रही ये जो है आप कि निर्ख लगाते हैं ये उनसे मुशावरत के बाद लगता है कि वो कोर्ट जो चले गए, या ये आप लोगों की अपनी नहीं, असेसमेंट हमने होती है? नहीं लगाया था उस वक्त, तो ये
किसी और की जिम्मेदारी थी। उन्होंने चंद दिन पहले मुझे कहा कि आप इस चीज़ को देखें। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और सूबाई हुकूमतें और कॉमर्स ये मिलके लगा रहे थे। राणा साहब, एट द एंड इस पे कोई पॉलिटिकल कंसेंसस तो पैदा करें ना सर, ताकि इस पे आप भी कह रहे हैं माफिया विल का इजहार करें फखर इमाम साहब। टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई सियासी इत्तेफाक के राय एग्रीकल्चर को जदीद खतूर पे इस्तेमाल करें, वरना जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो बता रहे हैं पाकिस्तान में 40% बच्चे, जैसे मैंने इब्तिदाई में बताया, वो सही खुराक नहीं ले पा रहे, और 38% पाकिस्तान की पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर हो सकती है अगर हमने सही तौर पर अमल दरामद नहीं किया और पॉलिसियां नहीं तश्कील दी। राना तनवीर साहब, एंड में सर 1 मिनट है मेरे पास। ये मैं भी एक सेकंड बात करूंगा। लंबी चौड़ी बात नहीं है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम उसको कम करें, और पीछे जो बिजली के बिल थे, मुझे याद है हमारे ज़माने में 50% सब्सिडाइज कर रही थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और 50% लोग पे कर रहे थे किसान जो है जी। इनपुट बेहतर थे, सस्ते थे, प्राइसेस ठीक थी। अब फ़खर साहब से ज़्यादा कौन जानता है, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ। कुछ मुल्कों ने, मुझे भी पता है, चाइना ने और बेलारूस ने, एक दो मुल्कों ने वॉलंटरी हमें कहा है कि हम आपके एक प्रोजेक्ट, मॉडल प्रोजेक्ट करते हैं, हमें ज़मीन दें 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। भाई किसी को कुछ चीज़ तो दिखाएं ना, किसी इलाके में दिखाएं वो वॉलंटियर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, ना हम कुछ करेंगे। वही ट्रेडिशनल चल रहा है, वही ट्रैक्टर, वही बीज, वही पानी, वही नाले। मैं आपको बताऊं, ये बात बड़ी दुख की है। मैं इन पे बात नहीं करता कि एक पता नहीं क्या वर्ल्ड बैंक के कोई पैसे थे, काफ़ी लंबे थोड़े बिलियंस थे, और नेशनल वाटर प्रोग्राम था जो बनाने थे वाटर कोर्सेज। अच्छा। तो वहां पे इन्होंने ये कर दिया कि जो आधा बन चुका है वो हम नहीं शुरू करेंगे, जो फ्रेश है उसको हम शुरू करेंगे। खप गया उनके साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, कि यार जो आधे बन गए उनको कंप्लीट करें, फायदा कोई नहीं है। लेकिन कोई नहीं मानना। ये 101 डिफेक्ट्स हैं, फॉल्टी पॉलिसीज हैं, डिसीजंस हैं, नहीं लिए जाते, नहीं किए जाते। मान जाए मेरी बात, सुबह ही अगर ये फोकस कर लें, फखर साहब को फ्री हैंड दे दें, सुबह ही मामला ठीक हो जाएंगे। सुबह ही मामला ठीक हो जाएंगे। फखर साहब, लास्ट वर्ड। देखिए जी, जब आप रिसर्च पे अप्लाइड मेरी बात सुने अनवर साहब, अप्लाइड रिसर्च से नहीं बनेगा, उदार की रिसर्च से नहीं बनेगा। हमें वार फुटिंग पे जाना है। ये नहीं कि स्टूडेंट गए हैं पढ़ के आएंगे, हमें अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है। यार ये कोई मुश्किल काम है कि टेक्नोलॉजी वार फुटिंग, आपने अच्छा नुक्ता उठाया, वार फुटिंग पे चलना है। हम एक पॉलिसी ला रहे हैं, बिल्कुल मैकेनाइजेशन, ये जो बात कर रहे हैं वो पुराने ट्रैक्टर्स वगैरह, और उसके जो इम्प्लीमेंट्स हमारे पास बहुत कम है, उसके ऊपर हम एक तफसीली मैकेनाइजेशन पॉलिसी अगले हफ्ते ला रहे हैं। मैंने ये खुद रेज किया था। अच्छा। कोई चंद हफ्ते पहले काबीना में कि हमें मैकेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ मिलके हम लाएंगे, और हम चाहेंगे कि इन प्रिंसिपल उसके काबीना उसको एक्सेप्ट करे। तो उसके साथ हमारा जो ये एक पैराडाइम शिफ्ट हम चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम लेकर आए, और जो हमारी काश्त है उसको हम मॉडर्नाइज करें। पर एक चीज़ मैं बताऊं कि ऑफ द 5 मेजर क्रॉप्स, 3 हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में किया। 27.4 मिलियन टन गंदम, 8.4 मिलियन टन राइस और 8.5 मिलियन टन मकई, और सेकंड हाईएस्ट 81 मिलियन टन शुगर केन। और इस दफ़ा कपास पिछले साल बहुत कम हुई थी, 7 मिलियन। इस दफ़ा हमारा ख्याल है 9.3 जो हमने पिछले हफ्ते असेसमेंट्स किए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाकी 3 क्रॉप्स भी जो हैं, धान, गन्ना, ये भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगी। ये पाकिस्तान के बहुत सालों के बाद ये होगा कि 2 साल मुतवातिर रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है। चलें, अल्लाह करे इसमें और भी बेहतरी है। वी नीड टू कीप रेज द बार। राना साहब, वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। माजरत, वक्त बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दे रहा, हमें क्लोज करने का कहा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब, मेंबर कौमी असम्बली ने हमें ज्वाइन किया। सैयद फखर इमाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल मिनिस्टर और नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अहम इशू है इसलिए हमने इसको उठाया। इस पर हम मुतअद्दिद नशिस्तें और भी करेंगे। ये पाकिस्तान की बैकबोन है, अगर इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं तो पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा इंशाल्लाह। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।